बिग स्टॉक्स कौन कौन से? सबसे पहला तो वोडाफोन आइडिया, हाँ, खराब है। रेड लिया है इसको मैंने। देखिए पता है क्या दिक्कत, मैं आपको बता दूं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की सिर्फ एक दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैबिनेट से कुछ हल्का सा अप्रूवल वगैरह मिलने से इसकी दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है हर लेवल पर सब्सक्राइबर लॉस। इस क्वार्टर में भी देखिए 5.2 मिलियन सब्सक्राइबर लूज़ किए हैं इन्होंने। भारती ने ऑलमोस्ट 5 मिलियन ऐड करें, जियो ने 3.3 मिलियन ऐड करें। मतलब एक इंडस्ट्री इसमें ग्रोथ है भाई। अगर 3 प्लेयर की मार्केट है, उसमें बाकी 2 प्लेयर्स ने उनसे ज़्यादा ऐड किया जितना आपने लूज़ किया है। तो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में अगर आप मार्केट शेयर लूज़ कर रहे हैं, आपका गेम इज़ अप, सिंपल। इसमें तो आप उसके बाद अजय शर्मा वाला इंटरव्यू याद आ गया। जमीन बचनी चाहिए, जमीन नहीं बच रही, जमीन ही नहीं बच रही है यहाँ पे। दिक्कत तो वही है, जमीन ही नहीं बच रही है आपकी, धीरे धीरे करके जमीन जा रही है आपकी। तो ये वोडाफोन आइडिया। देखिए बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहेंगी। अच्छा आरपू देख लीजिए आप, भारती ने 245 का आरपू डिलीवर किया, जियो ने 203 का आरपू डिलीवर किया, वोडाफोन ने 163 का की। इसका मतलब जो बचे खुचे सब्सक्राइबर्स हैं वो भी इसलिए क्योंकि सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता प्लान है, इसके लिए वो बचे खुचे उसमें बचे हुए हैं। एक चीज़ मैं जरूर कहूँगा, नेट घाटा जो है वो थोड़ा कम हुआ है। 7,100 करोड़ के घाटे से 6,600 करोड़, लेकिन 6,600 भी बहुत बड़ा घाटा है। 6,600 करोड़ छोटा नंबर थोड़ा होता है। एनुअलाइज कर दीजिए इसको, 25,000 का घाटा हो जाता है एनुअल के हिसाब से। मतलब रेवेन्यू 11,000 और लॉस 6,000। ऐसा कौन सा बिजनेस है? ऐसे बिजनेस से तो इंसान बिजनेस ना करे, वो बेटर है। और 52 वीक लो से ये स्टॉक 33% चल चुका है। मेरा ये मानना है कि रिस्क है इसमें वापस 52 वीक लो पे जाने का। दूसरा स्टॉक जो मैंने लिया है, बाकी 2 स्टॉक मैंने ग्रीन लिए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मार्केट के मोड पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है। लुपिन के नंबर्स अच्छे हैं, लुपिन के नंबर्स हर पैरामीटर पर अच्छे हैं, और 23.5% का मार्जिन है, 22 से 23% का उनका गाइडेंस था। इंडियन बिजनेस में भी करीब करीब 12% की ग्रोथ आई है। अमेरिकी सेल्स 11% बढ़ी है। ये जो आपको याद होगा लुपिन में 600 रुपये से बुलिश था, हमने 600 से 2500 तक की रैली देखी थी लुपिन में, और उसके बाद वहाँ से करेक्ट हुआ 2400 तक की रैली देखी थी, और वहाँ से थोड़ा सा ही करेक्ट हुआ स्टॉक। तो थोड़ी सी जगह भी है यहाँ पर। अच्छे नंबर्स हैं, एबिटा वगैरह सब कुछ ग्रो हुआ है यहाँ पर, और आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग है। तो इसके लिए लुपिन को मैं ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखिए कल अपोलो भी नंबर्स अच्छे थे लेकिन गिर गया था, इसलिए मैंने कल लिया भी नहीं था उसको, थोड़ा सा रिस्क लग रहा था मुझे। खैर लुपिन को मैं ग्रीन लेकर चल रहा हूँ। बर्जर पेंट थोड़ा रिस्की है, लेकिन मैं ग्रीन ले रहा हूँ बर्जर पेंट्स को, क्योंकि मेरे ख्याल से पेंट में सब कुछ नेगेटिव तो प्राइस्ड इन है, और अगर हल्का सा भी पॉजिटिव है तो उसको मार्केट शायद दोनों हाथ से ले। वॉल्यूम ग्रोथ 7.4% की, और मार्केट शेयर 20% पर पहुंच गया इस कंपनी का। तो अब ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन गया है। हाँ, इन्होंने जो प्राइस काटे तो सबको ही काटने पड़े थे, उसकी वजह से रेवेन्यू और एबिटा पर थोड़ा सा असर जरूर पड़ा है। मुनाफा 1% घटा है, जबकि रेवेन्यू 3% बढ़ा है इनका। लेकिन नंबर हाउलर नहीं है, जैसे पिछले क्वार्टर में एशियन पेंट का नंबर हाउलर था ना, या सारे कंपनियों के नंबर्स हाउलर थे, वैसा हाउलर नहीं है, और कैश भी है इनके पास। तो इसके लिए, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई थी कि जो डेकोरेटिव पेंट है उसको लेकर वो काफ़ी होपफुल है, और वॉल्यूम और जो वैल्यू गैप है उसको भरेंगे ये आगे जाकर। उसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से रेवेन्यू में नहीं ट्रांसलेट हो रही, क्योंकि वो लोअर कैटेगरी के पेंट्स ज़्यादा बिक रहे हैं। शायद आगे जाके शायद उसको भी वो भरने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से तो इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ। लेकिन देखिए मार्केट का रिस्क तो हमेशा रहेगा, जो इवेंचुअली मार्केट कहेगी वो आपको करना होगा इवेंचुअली। तो बढ़िया है। हाँ, वैसे बिरला ओपर्स का ज्यादा पेन तो एशियन पेंट झेलता हुआ, बर्जर पेंट्स अपने मार्केट शेयर बढ़ाता हुआ। बढ़िया है। वोडाफोन आइडिया दबाव में रह सकता है, वापस से काउंटर। ब्रोकरेजेस भी ऐसे ही मानती है। मैं कुछ देख रहा था सुबह 6 रुपए का सीलेसे का टारगेट भी आ गया। ल्यूपिन नंबर्स अच्छे हैं, हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे हैं। इंडिया हो, यूएस बिजनेस हो, थम्स अप है। और बर्जर पेंट्स नंबर्स मिले जुले हों, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन्स अच्छे हैं। ग्रीन में रखते हैं इस काउंटर को आज के लिए। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था, इससे पहले कि हम बिग कॉज पर जाएं, स्टॉक कॉज पर। देखिए मुझे इस मार्केट को ट्रैक करते हुए 2002 में मैंने अपना करियर शुरू किया था, 23 साल हो गए हैं। इसमें आपको पता है पिछले 25 साल मान लीजिए, अभी निफ्टी कितना गिरा टॉप से? 15%, 12-13%। 10% को एक पेन पॉइंट माने आपको। आप एक गेस करिए कि पिछले 25 साल में निफ्टी 10% से ज़्यादा, या सेंसेक्स 10% ज़्यादा कितनी बार गिरा होगा 25 साल में? एक गेस। आप ही कर लो यार। जब गैस ही करना है तो आप करो यार। लेकिन 10% ज्यादा ऐसे गैस करें 25 साल में 100 बार।
वो तो बहुत ज्यादा हो ज्यादा हो गया। गया 25 साल में 25 मैं साल ऐसे में 10 करके वो एलेक्सा के साथ गेम खेलो ना, तो वो गैस एनी नंबर बिटवीन 1 to 100, तो अपन ऐसे करके नैरो डाउन कर लेते हैं। 25 साल में 22 बार। हाँ, बस पहुंच ही गया था पास में। 22 बार, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हर साल ऑन एन एवरेज एक बार तो मार्केट हाँ, 10% मैंने आपको गलत बोल गिरता दिया, है। बहुत ज्यादा गलत वो बोल बस दिया। वो तकलीफ पता क्या हो गई, तकलीफ ये हो गई कि 2019 2020 के बाद जो पोस्ट कोविड रन था ना, उसमें हमने ये करेक्शन थोड़ी कम देखी थी। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि मार्केट में कोई कोहराम मच गया। एक्चुअली फ्रैंकली अगर आप निफ्टी का 2-3 साल का चार्ट देखेंगे, ऐसा कोई हम बहुत पेनफुल मार्केट में नहीं है। वो तो पेन किनको है, पेन उनको है ना जो 26,000 पर सारे फैंसी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में भर के बैठे हैं, जहां स्टॉक्स में 50-60% की पेन है। पेन उनको है, बाकी किसको पेन है इस मार्केट में? तो वो निफ्टी करता है ऐसे, इक्विटी का काम ही है बीच बीच में करेक्शन देना। ठीक है भाई साहब, ये होता रहता है, चलता है सब चंगा सी। मौके मिलेंगे अच्छे स्टॉक्स लेने के, मिल रहे हैं वैसे स्क्रीन्स पे।